हेलो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग पढ़ रहे हैं और इस मैग्नेटिक फील्ड में हम आज पढ़ेंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ये दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं जो इनफाइनाइटली लॉन्ग हैं। इनका कंडक्टर्स का नाम हमने पी क्यू रखा, पी एंड क्यू। दो कंडक्टर हैं और इनसे होकर I1 और I2 करंट क्रमशः फ्लो कर रहा है। इस कंडक्टर के कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा यह हम निकालेंगे, और फिर इसके कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा यह हम निकालेंगे। तो देखें सबसे पहले कि फोर्स लगेगा क्यों। तो आपने पढ़ा है कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर्स को यदि हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वह फोर्स IL क्रॉस B यह हम महसूस करता है, एक्सपीरियंस करता है, फोर्स इस पर लगता है जिसको हम IL क्रॉस B से इंडिकेट करते हैं। तो यह फोर्स लगेगा क्यों। तो यह करंट कैरिंग कंडक्टर है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा और इस मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर है जिससे I2 करंट बह रहा है। यह एक्सपीरियंस करेगा एक मैग्नेटिक फोर्स। ठीक उसी प्रकार Q कंडक्टर से के कारण यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इस मैग्नेटिक फील्ड में I1 करंट जा रहा है इस कंडक्टर से P से होते हुए, तो इस पर भी एक फोर्स लगेगा इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण। इसलिए दोनों के बीच इंटरेक्शंस होंगे या इंटरेक्शन फोर्स होगा, कितना होगा यह हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि हम दोनों में हम डीएल लेंथ के पार्ट पर विचार करते हैं। एक करंट एलिमेंट लेते हैं और यह करंट एलिमेंट I1 डीएल यहाँ है, I2 डीएल यहाँ है। करंट एलिमेंट I1 इस कंडक्टर के कारण, इस पूरे कंडक्टर के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। जहां पर यह करंट एलिमेंट है वहां उस आसपास में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को मान लिया इस I1 करंट के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा यह B1 है। I1 करंट के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B1 है और इस B1 का वैल्यू क्या होगा और इस B1 का डायरेक्शन क्या होगा इसको हम देखें। तो आप करंट कैरिंग कंडक्टर्स इधर है, I करंट इधर बह रहा है और यह डिस्टेंस है। तो अगर हम डायरेक्शन निकालेंगे, इधर डिस्प्लेसमेंट हम देखेंगे और करंट इधर देखेंगे तो IDL क्रॉस R करेंगे तो IDL क्रॉस R का वैल्यू जो होगा, उसका डायरेक्शन जो होगा वह अंदर की ओर होगा और इसलिए इसको हम क्रॉस से दिखाते हैं और यह फील्ड B1 के बराबर है। इस B1 फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो B1 का वैल्यू यह होगा I1 DL। B1 का वैल्यू क्या होगा तो आप जानते हैं कि B1 का वैल्यू होता है करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो इनफाइनाइटली लॉन्ग हो, μ0 बाई 4 पाई इंटू 2I बाई R। तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज कीजिए कि D है, तब यहाँ क्या होगा μ0 बाई 4 पाई इंटू 2I बाई D। यह मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। इसका मैग्नीट्यूड के टर्म में हम लिख रहे हैं B1 बराबर होगा μ0 बाई 4 पाई 2I बाई D या μ0 I बाई 2 पाई D हम लिख सकते हैं। अब इस B1 मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर की ओर है, इसके कारण इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स किधर लगेगा, या इस करंट एलिमेंट जो छोटा करंट एलिमेंट डीएल पार्ट का दिखा रहे हैं, इस डीएल पार्ट पर कितना फोर्स लगेगा और उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इसको मैं आपको दिखाऊं। सपोज कीजिए
कि करंट इधर है, करंट इधर है और आइडियल इधर है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, आइडियल है इस डायरेक्शन में, इसके द्वारा हम दिखा रहे हैं आइडियल है इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। आईएल क्रॉस बी फोर्स होता है, फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर में कितना होता है, आईएल क्रॉस बी। तो आईएल इधर है, बी इधर है, तो आईएल क्रॉस बी, आईएल को बी की ओर घुमाइए, रोटेट कराइए, तो इसका डायरेक्शन किधर बनता है, इस डायरेक्शन में बनता है। या आईएल को बी की ओर आप हाथ को कर्ल करते हैं तो अंगूठा का डायरेक्शन है, अंगूठा का डायरेक्शन बताता है फोर्स का डायरेक्शन। तो इस पर फोर्स किधर लग रहा है, तो इस पर लगने वाला जो फोर्स है यह फोर्स इधर लग रहा है। तो ये फोर्स हम केवल डीएल एलिमेंट पर दिखा रहे हैं। तो डीएल पर फोर्स अगर डीएफ हम दिखाएं तो डीएफ फोर्स कितना होगा मैग्नीट्यूड का, डीएफ बराबर होगा आईएल बी साइन थीटा। तो आई कितना है, I2 है, आईएल एल के जगह पर क्या लिखेंगे, डीएल, I2 डीएल इंटू बी, बी की जगह पर क्या है, B1, और साइन थीटा क्या है, साइन 90। क्यों साइन 90 है, तो मैग्नेटिक फील्ड और I2 डीएल के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो साइन 91, इसलिए इस 1 को हमने नहीं लिखा। तो डीएफ बराबर क्या होगा, दिस इज I2 डीएल इंटू B1। B1 के जगह पर हमने लिखा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई डी, यह हमने लिखा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 डिवाइडेड बाई डी, यह डीएफ हुआ। और डीएल बच गया है तो यहां डीएल है, इसलिए फोर्स पर यूनिट लेंथ लिखना होगा। तो डीएफ बाई डीएल क्या होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ इस कंडक्टर पर कितना लगता है। हम फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका लेंथ निश्चित नहीं है। यह हमने बताया है कि यह इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है या लार्ज करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो लार्ज करंट कैरिंग कंडक्टर है तो हम यूनिट लेंथ से मेजर करेंगे कि इसके यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लग रहा है। तो इसके यूनिट लेंथ पर लगने वाले फोर्स को हम डीएफ बाई डीएल लिख सकते हैं। इस डीएल को नीचे ले गए, डीएफ बाई डीएल निकाले, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I1 I2 डिवाइडेड बाई डी। यह हमने फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाला। यह फोर्स किधर लग रहा है, इस कंडक्टर पर बाईं ओर लग रहा है। अब हम देखें कि इसके कारण इस पर फोर्स कितना लग रहा है, कितने मैग्नीट्यूड का लग रहा है और इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले निकालें कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। हमने माना कि I2 करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड यहां B2 है, B2 मैग्नेटिक फील्ड है। तो B2 मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, B2 मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, यानी बाहर की ओर होगा। क्यों बाहर की ओर होगा, क्योंकि इस कंडक्टर से बाईं ओर हम देख रहे हैं I2 डीएल को R की तरफ हम रोटेट करावें, जैसे कि हम कोई नट को खोल रहे हों, तो डायरेक्शन इसका कैसे बनेगा, इस इधर बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अब इस मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और करंट कैरिंग कंडक्टर इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स इस पर कितना लगेगा। अब देखिए, करंट इधर हम दिखा रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड को इधर दिखा रहे हैं, सॉरी बाहर की ओर है मैग्नेटिक फील्ड, इधर दिखा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट जा रहा है ऊपर की ओर। अब आईडीएल करेंगे, आईडीएल आईएल क्रॉस बी जब करेंगे तो आईडीएल क्रॉस बी करेंगे, आईडीएल इधर है, बी इधर है, आईडीएल क्रॉस बी करेंगे तो डायरेक्शन इधर होगा।
तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, फोर्स डीएफ लगेगा और डीएफ का फोर्स का वैल्यू क्या होगा यह देखें। मान लीजिए कि यह फोर्स डीएफ नहीं है, डीएफ डैश है, तो डीएफ डैश का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले देखें कि यह मैग्नेटिक फील्ड B2 का वैल्यू क्या है। तो B2 होगा μ0/4 पाई, किसके कारण, इसके कारण, तो यह होगा, यह I1 था, तो μ0/4 पाई 2I1/d, तो लिखेंगे 2I1/d। यह B2 निकल गया। अब B2 जब निकल गया तो देखें कि डीएफ डैश का वैल्यू क्या होगा। तो डीएफ डैश का वैल्यू होगा I1 dl क्रॉस B, तो B के जगह पर क्या है, B2 है, तो यह डीएफ sin 91 हो जाएगा, यह डीएफ डैश है, तो यह क्या हो जाएगा, I1 dl इंटू B2 का वैल्यू हम यहां लिखे हैं μ0/4 पाई इंटू 2I1/d, 2I1/d। इसलिए डीएफ डैश बाई डीएल क्या होगा, डीएफ डैश बाई डीएल, यह बराबर हो जाएगा डीएफ डैश बाई डीएल, यह बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई, और यहां क्या है 2I1, और यहां सॉरी B2 का वैल्यू 2I2 dl/d होगा। B2 का वैल्यू करंट I2 है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो 2I2/d है यहां। तो यहां लिखेंगे I1 dl, ठीक है, I1 dl इंटू B2, I1 dl तो है ही, B2 का वैल्यू यहाँ 2I2/d है, तो यह हो जाएगा μ0/4 पाई 2I1I2 डिवाइडेड बाई d, डिवाइडेड बाई d। डिवाइडेड बाई d। अब यहां देख रहे हैं कि df/dl का वैल्यू μ0/4 पाई 2I1I2/d है, और यहां देख रहे हैं कि df'/dl का वैल्यू भी μ0/4 पाई 2I1I2/d है। दोनों का वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में उल्टा है। अब देखिए यहां न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। टू एवरी एक्शन देयर मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आप देख रहे हैं कि यह इस पर फोर्स लगा रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। यह करंट कैरिंग कंडक्टर यानी P Q को अपनी ओर खींचना चाह रहा है और Q P को अपनी ओर खींच रहा है। दोनों के बीच जो एक्शन और इनडायरेक्ट जो फोर्स लग रहा है, एक्शन और रिएक्शन फोर्स लग रहा है, सेम मैग्नीट्यूड का लग रहा है और यह एक दूसरे को अपने अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब कि सेम मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन उल्टा है, यानी यह थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम अगर कैलकुलेट नहीं भी करते, हम अगर लिखते कि यह इसको खींच रहा है अपनी ओर, तो हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन से कह सकते थे कि यह भी इसको खींचेगा अपनी ओर। इसलिए देख रहे हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन विपरीत दिशा में है, यानी मैग्नीट्यूड में df/dl बराबर है df'/dl के, यानी यह बराबर है df/dl के मैग्नीट्यूड के रूप में। तो इतना आपने जाना। अब हम df/dl इतना होता है, तो इस आधार पर हम डिफाइन कर सकते हैं, एम्पियर को। 1 एम्पियर कौन सा करंट है, इससे हमको डिफिनीशन मिलता है। कैसे डिफिनीशन मिलेगा कि df/dl का वैल्यू है μ0/4 पाई इंटू 2I1I2/d।
म्यू नॉट बाई 4 का वैल्यू आप जानते हैं कि 10 टू द पावर -7 होता है। तो 2 इंटू 10 टू द पावर -7 है ही, इंटू I1 I2 को हम अगर दे दें 1 एम्पियर और D को दे दें 1 मीटर, तो जितना फोर्स लगता है वह फोर्स कितना 1 एम्पियर का करंट फोर्स प्रोड्यूस करता है, इसके द्वारा हम डिफाइन कर देंगे। हम अब आपको बता रहे हैं कि कैसे 1 एम्पियर को हम डिफाइन कर सकते हैं इस फार्मूला के आधार पर। ओके, तो हम एम्पियर को कैसे डिफाइन करते हैं, सो देखिए कि आप अभी में निकाले हैं हमने कि निकाला कि dF/dL बराबर म्यू नॉट बाई 4 2 I1 I2 बाई D। म्यू नॉट बाई 4 का वैल्यू होता है 10 टू द पावर -7 और यह 2 यहां लिखा हुआ है I1 I2 बाई D। अब जरा सोचिए कि अगर D का वैल्यू 1 मीटर हो, D 1 मीटर हो, मतलब कि दो लार्ज करंट कैरिंग कंडक्टर्स 1 मीटर से सेपरेटेड हो और दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर में सेम करंट फ्लो कर रहा हो और दोनों सेम करंट अगर फ्लो करेगा, तब ऐसी स्थिति में यह dF/dL का वैल्यू 2 गुने 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर कब होगा, जब I1 भी 1 हो, I2 भी 1 हो। तो I1 इंटू I2 1 होगा, तभी dF/dL का वैल्यू इतना होगा। और इस आधार पर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि 1 एम्पियर वह करंट है जो दो पैरेलल करंट कैरिंग से यदि बह रहा हो और दोनों कंडक्टर के बीच का सेपरेशन 1 मीटर हो, तो दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर मीटर का लगावे। पर मीटर इसलिए कह रहे हैं कि dF/dL है, फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने लिखा कि therefore if two parallel long wires kept 1 meter apart in vacuum carry equal currents in the same direction and there exists a force of attraction of 2 into 10 to the power -7 Newton per meter of each wire, then current in each wire is called 1 ampere। फिर से समझिए कि यदि दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स एक दूसरे से 1 मीटर सेपरेटेड हो और दोनों में करंट इतना बह रहा हो कि दोनों के बीच लगने वाला फोर्स 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर हो, तब हम ऐसे करंट को कहेंगे 1 एम्पियर। दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। एक चीज और समझ लेना है कि यदि दोनों पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स में करंट का डायरेक्शन सेम है, तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है दोनों के बीच। लेकिन यदि दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, अगर I1 ऊपर की ओर हो तो I2 अगर नीचे की ओर कर दिया जाए, तब क्या होगा, तब दोनों के बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। इसको खुद से करके देखिएगा। क्योंकि इसके कारण यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की ओर है और लेकिन इसके कारण अभी बाहर की ओर है। अगर हम करंट का डायरेक्शन उलट देंगे तो यहाँ भी फोर्स जो हो जाएगा, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा अंदर की ओर ही होगा, और जब अंदर की ओर होगा ऐसी स्थिति में फोर्स का डायरेक्शन बदल जाएगा। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो आप खुद से करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों पर फोर्स रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इस पर भी फोर्स जो लगेगा इस डायरेक्शन में नहीं लगेगा। अगर I2 करंट नीचे होगा तो इस पर लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में होगा और फील्ड का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, इसलिए इस पर भी फोर्स का जो डायरेक्शन हो जाएगा यह इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अर्थात यदि करंट कैरिंग कंडक्टर्स में करंट का डायरेक्शन रिवर्स डायरेक्शन हो, ऐसी स्थिति में दोनों लार्ज करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वह रिपल्सिव नेचर का होगा। सेम डायरेक्शन में होगा तो अट्रैक्टिव, और यदि अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा तो रिपल्सिव। आज बस इतना ही। थैंक यू।